तो हम बात करना चाहते हैं कि इन एवरी यूएफडी लेट आर बी यूएफडी आर बी एन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, then our aim is to prove that then GCD of any two elements exists in R, means that is हम कहना चाह रहे हैं कि in UFD R GCD of any two non-zero elements exist। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, जो है ट्रिक है प्रूफ में। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं। लेट आर बी यूएफडी, एक मिनट, बस एक मिनट। लेट आर बी यूएफडी एंड ए बी बी एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये बहुत ख़राब आदत है कि लोग ज्वाइन समय से नहीं करते हैं। ए बी बी एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स हमारा गोल है कि जीसीडी इन दोनों का एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जीसीडी की डिफिनीशन क्या है भाई? जरा सोचिए। अब यहाँ पे दो, इफ़ ए इज ए यूनिट, इसमें से कोई एक यूनिट है। इफ़ ए इज ए यूनिट तो क्या होगा? अगर ए यूनिट है, तो क्या होगा? ए इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी बोथ। कैसे कहेंगे? पहले तो प्रश्न है कि ये कॉमन डिवाइजर है। तो आप लोग जानते हैं कि हर यूनिट जो है, कोई भी अगर यूनिट है तो वह सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करता है। जैसे ए तो खुद को डिवाइड करता है। अगर आप कहें कि बी लिए आप, तो ए गुणे इसको बी ए इन्वर्स कर दीजिए, क्योंकि ए यूनिट है तो ए का इन्वर्स मिलेगा, है कि नहीं? तो एक एलिमेंट बी ए इन्वर्स ऐसा मिला कि बी इक्वल टू ए इंटू दिस हो गया। इसका मतलब ए डिवाइड्स ए एंड ए डिवाइड्स बी। तो अगर कोई यूनिट है तो वह कॉमन डिवाइजर भी होता है। दूसरा, आप कहें, हम कहना चाह रहे हैं कि ये जीसीडी है। मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, साइड में प्रूफ लिख रहा हूँ। तो अगर डी जो है, मान लीजिए ए और बी को डिवाइड करता है, डी ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा? अच्छा, ज़रा सोचिए। डी जो है कॉमन डिवाइजर है, और डी को क्या ऐसा नहीं लिख सकते? यू इंटू डी यू इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं?
जी सर। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक एक मिनट रुक जाइए, फ़ोन छोटा हो गया। ये इसका ड्रॉबैक है वाइट बोर्ड का। रुक जाइए, हैंग कर गया लैपटॉप। मैं बात कर रहा था कि हर यूनिट कॉमन डिवाइज़र होता है, हर यूनिट कॉमन डिवाइज़र होता है। और दूसरा, अगर ये यूनिट है, अगर ए यूनिट है, ए को हमने यूनिट लिया है, तो डी डिवाइड्स ए की बात हो गई कि नहीं हो गई? अगर हमने ए लिया, डी इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। बोलिए, नहीं समझ में यस आ सर। रहा? अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हमने दिखाया आप लोगों को कि अगर ए यूनिट है तो यूनिट तो हर एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो वह ए और बी का कॉमन डिवाइज़र भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इज ए कॉमन डिवाइज़र हो गया। दूसरा, अगर डी कोई कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, तो चूँकि डी ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब डी, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, जी सी डी हो जाएगा। तो हमने जो बात किया अभी, हमने अभी बात किया कि हमने लिखा था, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया कि नहीं, इफ़ ए इज ए यूनिट देन ए इज अ जी सी डी। तो यह खुद जी सी डी हो जाएगा ए और बी का। ये जैसे सोचिए, कोई दो एलिमेंट चुनिए, उसमें से अगर वह दूसरे को डिवाइड करता है तो जी सी डी क्या होगा? जैसे 5 और 10 ले लीजिए, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स 10, 5 और 10 का जी सी डी क्या होगा? 5 और 10 का जी सी डी क्या होगा? बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूँ। कोई बोले 5 और 10 का जी सी डी क्या होगा? 5 होगा। 5 होगा। और यहाँ पर आप देखिए, 5 10 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। तो इसी तरह से मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, और आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिखाया कि देखिए ऐसा है। तो अगर ए यूनिट है तो वह खुद जी सी डी होगा ए और बी का। सिमिलरली इसी तरह से अगर बी यूनिट होगा, ए बी इज अ यूनिट, तो तो ए और बी का जी सी डी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी। बी इज अ जी सी डी ऑफ ए एंड बी। वेरी गुड। तो जब इसमें से कोई एक यूनिट है तो कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जी सी डी हो जा रहा है। सपोज दैट, तो अगर कोई एक यूनिट हुआ तो इस केस में आपने दिखा दिया कि ये जी सी डी है। सपोज दैट, मतलब इस केस में जी सी डी एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज दैट नाइदर ए नार बी, नार बी इज अ यूनिट। हमने मान लिया कि ना ही ए यूनिट है और ना ही बी यूनिट है, तो एक मिनट रुक जाइए।
इस केस में मैं एक दिखाना चाह रहा हूँ कि जीसीडी इन दोनों का मिलेगा। तो कैसे हम लेंगे, हमने मान लिया ना ही ए यूनिट है ना ही बी यूनिट है, तो चूँकि आर यू एफ डी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो सिंस हमने जो एज्यूम किया है आर इज यू एफ डी, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो इसका मतलब देयरफॉर ए और बी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन इसका लिख सकते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं देयरफॉर वी हैव, ऐसे कह दें, ए का भी फैक्टराइजेशन होगा। मैंने मान लिया कि ये सम यूनिट टाइम्स P1 पावर अल्फ़ा 1 P2 पावर अल्फ़ा 2 डट कुछ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स मिलेंगे, PR पावर अल्फ़ा, इसको 1 ले लिया, और B को भी फैक्टराइज कर लेंगे। आप लोग GCD कैसे निकालते हो, ध्यान दिए हो ना आप लोग। यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे कुछ पावर्स बदल जाएंगे, मान लेते हैं जो पावर्स है P1 पावर बीटा 1 P2 पावर बीटा 2 डट 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 PR पावर बीटा R, वेयर ये अल्फ़ा आई बीटा आई ये जो पावर्स हैं ये 0 भी हो सकते हैं और 0 से बड़े हो सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 6 लिया आपने, तो 6 को फैक्टराइज करिए, कितना लिखेंगे बताइए। अरे भाई फैक्टराइज तो करो आप लोग। 2 into 3 अब 15 को, 5 into 5 अब इसमें 5 एपियर नहीं है तो इसको 5 पावर 0 लिख दे, पावर के फॉर्म में लिख दे 2 पावर 1 3 पावर 1 5 पावर 0, यहाँ पे लिख दिया 2 पावर 0 3 पावर 1 5 पावर 1। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। जो प्राइम Yes, sir. जो प्राइम पहले में है वही प्राइम दूसरे में है ना। तो यही मैंने कहा लिया कि दोनों को मान लिया कि दोनों में प्राइम्स हमने P1 P2 PR लिया, हमने ए को इस फॉर्म में लिखा, बी को इस फॉर्म में लिखा, जहाँ पे पावर्स जो है होल नंबर है। तो फॉर ऑल आई कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, आई का मान 1 2 3 4 R तक ना, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ये फैक्टराइज करेंगे, वेयर एक बात ध्यान रखें कि ये जो प्राइम्स हैं हम एक नोशन फिक्स कर रहे हैं, ये प्राइम्स क्या है, ये पेयर वाइज, वेयर P1 P2 डट 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 PR, ये क्या है, इज ए सेट ऑफ पेयर वाइज नॉन एसोसिएट मतलब ये एक दूसरे के एसोसिएट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन एसोसिएट इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए ना, इसमें कोई एसोसिएट है किसी का? एसोसिएट याद है ना, अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी ए को डिवाइड करता है, तो हम कहते हैं ए और बी क्या हैं, एसोसिएट है ना। तो यही बात हमने लिया Yes, sir. कि ये जो प्राइम है सेट ऑफ पेयर वाइज नॉन एसोसिएटेड इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं आप आ। तो अब एक नोशन फिक्स कर रहे हैं, जरा अच्छा जीसीडी कैसे निकालते हो आप लोग, आइडिया बताओ यहाँ पे, इसमें कैसे निकालते हो। जो मिनिमम पावर है उसी को सिलेक्ट करते हो, 2 पावर 0 3 पावर 1 5 पावर 0 मीन्स कितना हुआ 3, यही ना इसका जीसीडी होगा, बताओ आप लोग यहाँ पे। तो वही आइडिया हम यहाँ पे ले रहे हैं, टेक D इज इक्वल टू, हम एक एलिमेंट बना रहे हैं जैसे यहाँ हमने बनाया, इसी को हम जीसीडी कह रहे हैं।
तो इसी आइडिया को हम ब्लूटूथ डिवाइस इससे कनेक्ट हो गया, ये इसका इससे कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ ऑन है तो ऑफ कर दो उसको, क्लच कर रही है। नहीं, उसे कनेक्टेड है इसलिए ऑफ नहीं हो रहा है। डिस्कनेक्ट कर अरे एक मिनट बेटा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? कहाँ ब्लूटूथ दिखा रहा है जी? कहाँ दिखा रहा है? अरे यहाँ नहीं, इस पे आइए ना, नहीं दिखा रहा है बेटा। इस पे जाइए, अरे। शो डिवाइसेस पे। एक मिनट बेटा, ऑफ कर दें तो नेक्स्ट डे फिर जो है, या इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा आप लोगों को? क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। कब से मैं डिस्कनेक्ट हुआ था? अभी तुरंत हुआ था कि कुछ देर से डिस्कनेक्टेड था? यस सर, थोड़ी देर पहले। अच्छा, वो आजकल ब्लूटूथ डिवाइस का भी चक्कर है ना, बहुत सारे ऑन हो जाते हैं, सब पेयर्ड हैं तो कोई न कोई जुड़ जाता है। तो जीसीडी जैसे आप लोग प्राइमरी लेवल पे कैलकुलेट करते हो, वही आइडिया हम यहाँ फॉलो करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, P1 पावर μ1, P2 पावर μ2 डट 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 PR पावर μr। ये μ1 μ2 μr, यहाँ पे देखिए आपने क्या लिया है, पावर कौन सा लिया है, लिस्ट पावर लिया है कि ग्रेटेस्ट पावर चुना है? जीसीडी निकालते समय आप लोग लिस्ट पावर चुनते हो कि ग्रेटेस्ट पावर चुनते हो? लिस्ट पावर। लिस्ट चुनते हो। तो वही आइडिया यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 1 में जो मिनिमम है उसी को हमने चुन लिया। तो मिनिमम अल्फ़ा आई बीटा आई फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 डट 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 आर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जीसीडी होगा, तो ये कॉमन डिवाइजर होगा कि नहीं, पहले ये देखिए क्लियरली D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स D। ये बात क्लियर है? सोचो देखो, इसका पावर जो है μ1 है, जो कि अल्फ़ा 1 से कम है, तो P1 पावर μ1 P1 पावर अल्फ़ा 1 को डिवाइड करेगा कि नहीं? अरे भाई, मैंने दो नंबर लिया, एक का पावर 2 पावर 3 लिया, 2 पावर 2 लिया, इसका पावर इससे कम है, तो ये 2 पावर 2 2 पावर 3 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो फिर इसका मतलब P1 पावर μ1 P1 पावर अल्फ़ा 1 को P1 पावर बीटा 1 को डिवाइड करेगा, P2 पावर μ2 P2 पावर अल्फ़ा 2 P2 पावर बीटा 2 को डिवाइड करेगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये सारे नंबर्स जो है ये इसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो D भी A को डिवाइड करेगा और B को डिवाइड करेगा। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब क्या मिला, D इज ए कॉमन डिवाइजर। GCD आपको बताना है कॉमन डिवाइजर। तो GCD के लिए क्या करते हैं, GCD की डिफिनीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई एलिमेंट D डैश है जो A और B को कॉमन डिवाइजर है, तो ये क्या करेगा, यह GCD को डिवाइड करेगा, है ना? यही GCD की डिफिनीशन है, सेकंड कंडीशन। तो मैंने रिकॉल किया है, आप लोग ध्यान देना। तो D मान लिया कम, यहाँ पे हमें मिला D कॉमन डिवाइजर है। अब मान लेते हैं D डैश कोई कॉमन डिवाइजर है, लेट D डैश बी अ कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर आप सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, एक मिनट, फिर डिस्क उससे जुड़ गया क्या? एक मिनट। अब आवाज़ आई बेटा? यस सर। अच्छा, बार बार पेयर हो जा रहा है डिवाइस, इस वजह से दिक्कत हो रही है।
तो मान लिया डी डैश जो है कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, ए एंड बी, तो क्या होगा जरा सोचिए। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, इफ डी डैश इज ए यूनिट, तो यूनिट अगर है तो यूनिट तो सभी को डिवाइड करता है कि नहीं? Yes, sir. तो डी डैश अगर यूनिट है तो डी डैश डी को डिवाइड करेगा, क्यों? सिंस यूनिट्स डिवाइड एवरी एलिमेंट, मैंने ऊपर दिखाया भी था, तो ये फैक्ट होता है। इस वजह से डी डैश अगर यूनिट है तो ये तो डी को डिवाइड करेगा, एंड सो डी इज ए जीसीडी, डी जीसीडी हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है, सपोज ये यूनिट नहीं है, सपोज दैट ये जो डी डैश है ये यूनिट नहीं है, डी डैश इज ए नॉन यूनिट। अब यूनिट नहीं है तो इसका भी कोई इरेड्यूसिबल फैक्टर मिलेगा कि नहीं? प्रॉपर डिवाइजर रखेगा कि नहीं? मिलेगा। एंड सो डी डैश है जे प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, है जे प्रॉपर डिवाइजर। तो जो डिवाइजर्स है उसको फैक्टराइज कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एक हम यहाँ पे प्रॉपर डिवाइजर मिलेगा तो उसको फैक्टर में से एक इरेड्यूसिबल फैक्टर ले लेते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, सपोज दैट P एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, बस ये ट्रिक है, इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट सच दैट P एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट है जो कि डी डैश को डिवाइड करता है ना, मतलब डी डैश का प्रॉपर डिवाइजर है। अब प्रॉपर डिवाइजर्स में से जो इरेड्यूसिबल वाला है उसको हमने चुन लिया। तो सिंस डी डैश डिवाइड्स ए, अब P डिवाइड्स डी डैश डिवाइड्स ए, तो क्या मिलेगा? ये क्या असर्ट कर रहा है, P डिवाइड्स A एंड P डिवाइड्स B, ऐसा कह सकते हैं। ये लाइन जो मैंने बताया, डी डैश तो कॉमन डिवाइजर है ना, हमने जो लिया है डी डैश से कॉमन डिवाइजर लिया है। देखिए यहाँ पे ये लाइन देखिए, यहाँ देखिए डी डैश क्या है, कॉमन डिवाइजर है। तो P अगर डी डैश को डिवाइड करता है और डी डैश A और B का कॉमन डिवाइजर है तो P A और को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आई कि मैं आपको दिखाऊं? देखिए A डी डैश Q1 होगा और डी डैश को P डिवाइड कर रहा है तो ये P Q2 होगा। तो डी डैश की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो A को क्या लिख सकते हो आप, सब्सटीट्यूट करो P इंटू Q1 Q2 लिख सकते हो कि नहीं इन दोनों से? तो ये क्या बताया, P डिवाइड्स A। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, P A और B Yes, sir. को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए, अब बाई यूनिकनेस मैंने माना है कि अब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो बाई यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन। अब देखिए A और B को डिवाइड करने वाले जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जरा फैक्टराइजेशन देखिए तो वो क्या है। A और B को डिवाइड करने वाले जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए P1 P2 PR, यही ना है, बोलिए। P1 P2 PR ही इरेड्यूसिबल एलिमेंट हैं जो A और B दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने P एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिया है जो A और B को डिवाइड कर रहे हैं, बाई यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन, मतलब REGUFD है। तो यह क्या असर्ट करता है,
P इन्हीं P1 P2 PR में से कोई न कोई होगा ना। P इज एसोसिएट टू PI फॉर सम, इन्हीं में से कोई न कोई होगा भाई, फॉर सम I। और जब ऐसा हो गया तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Thus we can write, तो हम एक नए तरीके से इसको लिख रहे हैं, D डैश इक्वल टू V P1 पावर देखिए हमने क्या किया है, हमने क्या दिखाया आप लोगों को, हमने दिखाया कि P अगर D डैश को डिवाइड कर रहा है तो वह इसी PI में से कोई न कोई होगा, यही ना दिखाया। अगर P D डैश को डिवाइड कर रहा है तो वह P1 P2 PR में से कोई एक होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो D डैश है इसको हम क्या ले सकते हैं, सर्टेन यूनिट इंटू P1। सर आवाज कट कट के आ रही है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा एक मिनट देखें, रुकिए दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। अब आवाज आई बेटा? यस सर। अच्छा तो हमने आप लोगों को ये दिखाया कि P अगर D डैश को डिवाइड कर रहा है तो वह P इसी P1 P2 PR में से कोई न कोई होगा। इसका मतलब ये जो D डैश है यह भी कुछ इसी फॉर्म का होगा, P1 पावर डेल्टा 1 P2 पावर डेल्टा 2 डट 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 PR पावर डेल्टा R, जहाँ पे ये जो है डेल्टा वन ये जो है नॉन नेगेटिव है, और वेयर V इज ए यूनिट, V इज ए यूनिट। तो अब जरा देखिए, सिंस बस एक लाइन और जो है, सिंस D डैश डिवाइड से, D डैश A को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी गेट, वो जो A की वैल्यू है वहाँ से देखिए वी हैव, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि A तो आपका इतना था, आपने लिया था U P1 पावर अल्फा 1 P2 पावर PR पावर अल्फा R, ये भाई इक्वेशन नंबर 1 से है। और ये आप लोगों ने क्या देखा कि D डैश तो A को डिवाइड करता है, तो सम मल्टीपल टाइम्स जो है कुछ मल्टीपल होगा, यहाँ पे बल्कि ऐसे कर लीजिए, दिस देयरफॉर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, A इक्वल टू D डैश C फॉर सम C एंड सो, इतना जोड़ लीजिए। तो A की जगह आपने 1 से यूज कर लिया, D डैश की वैल्यू यहाँ से इसको अगर 3 कर दें तो इसको यूज कर लिया,
तो कितना हुआ v p1 पावर डेल्टा 1 p2 पावर डेल्टा 2 डट 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 pr पावर डेल्टा r और इंटू सी। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो अब यहाँ पे अब डेल्टा 1 अल्फ़ा 1 में क्या रिलेशन है ये हमको नहीं पता है, तो हम एज्यूम करते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं। इफ़ डेल्टा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा 1 तो क्या मिलेगा? जरा देखिए, डेल्टा 1 अगर अल्फ़ा 1 से बड़ा है तो p1 पावर अल्फ़ा 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इस साइड? इस साइड बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा u p2 पावर अल्फ़ा 2 डट 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 pr पावर अल्फ़ा, और यहाँ से p1 पावर अल्फ़ा 1 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? p2 पावर डेल्टा 2 डट 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 pr पावर डेल्टा। बताइए, ये सही लाइन लिखा है हमने? इंटू सी। यस सर। तो बाय यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन, यूएफडी की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा है। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि ये दोनों फैक्टर जो है जो होंगे अप टू ऑर्डर एंड एसोसिएट्स, जितने इधर प्राइम है उतने इधर होंगे, और ये जो नंबर्स हैं इधर इनके कुछ एसोसिएट के फॉर्म में अपीयर होंगे। बाय यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे p1 अपीयर हो रहा है ना? यहाँ तो p1 अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी बात नहीं समझ में आई, क्या लगता है? यहाँ पे देखिए p1 पावर डेल्टा 1 माइनस अल्फ़ा 1 है, तो इस साइड तो राइट हैंड साइड तो p1 है ना? यस सर। तो फैक्टराइजेशन डोमेन के डिफिनेशन से इधर भी p1 कहीं न कहीं होगा, तो कहीं न कहीं होगा, इसका मतलब या किसी न किसी के एसोसिएट के फॉर्म में होगा। वी हैव p1 इज एसोसिएट टू pj फॉर सम j, किसी न किसी का एसोसिएट होगा। लेकिन आपने जंक्शन में जो लिया है दिस इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि आपने जो लिया है आपने मान के चला है कि p1 p2 pr ये सब किसी के एसोसिएट नहीं है। दिस इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन। और अच्छा, यहाँ से देखिए, ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये सब एक दूसरे के एसोसिएट नहीं है, ज़रा देखिए लाइन पे, यहाँ पे नॉन एसोसिएट है, एक दूसरे का एसोसिएट नहीं है। जबकि आपने यहाँ पे क्या पा लिया? यहाँ पे आप लोगों ने पाया कि यह एसोसिएट है किसी जे का। दिस इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब हैंस आपने जो माना था डेल्टा 1 लेस देन अल्फ़ा 1 होगा। अब डेल्टा 1 लेस देन अल्फ़ा 1 हुआ। अब दूसरा लीजिए, तो आपने पाया डेल्टा 1 लेस देन अल्फ़ा 1। सिमिलरली इसी तरह से आप कह देंगे, इसी तरह से आप कह देंगे डेल्टा, जितने भी डेल्टा हैं वो सब जो है अल्फ़ा आई से लेस देन फॉर ऑल आई। जैसे हमने इसको कहा वैसे ही दूसरा एक्सप्रेशन यूज करें, तो डेल्टा आई लेस देन, जैसे अल्फ़ा आई को दिखाया वैसे ही बीटा आई को हो जाएगा। बोलिए। यस सर। है ना? यस सर। तो जैसे अल्फ़ा 1 को दिखाया उसी तरह से लेस देन अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 डट 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 अल्फ़ा आर। और ठीक दूसरा वाला एक्सप्रेशन p1 पावर बीटा 1, p2 पावर बीटा 2, pr पावर बीटा आर वाला फॉर्म लेकर के चलेंगे, तो यही चीज़ बता देगा डेल्टा आई लेस देन बीटा आई। तो आपको क्या मिला?
तो इसका मतलब आपको क्या मिला है, ज़रा देखिए। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज डेल्टा आई लेस देन, डेल्टा आई अल्फा आई से भी छोटा है, बीटा आई से भी छोटा है, तो इनमें जो मिनिमम है उससे छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब होगा। मीन्स म्यू आई से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ये आपने जो डी डैश लिया है जिसका ये फॉर्म है कि वी P1 पावर डेल्टा 1 P2 पावर डेल्टा 2 डट 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 PR पावर डेल्टा R, ये क्या करेगा, डिवाइड्स डी को, डी बराबर क्या है, P1 पावर μ1 P2 पावर μ2 डट 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 PR पावर μr। ये लाइन क्लियर है आप लोगों को? भाई डेल्टा 1 लेस देन μ1 है तो P1 पावर डेल्टा 1 P1 पावर μ1 को डिवाइड करेगा, P2 पावर डेल्टा 2 P2 पावर μ2 को डिवाइड करेगा। दिस सोज दैट, इसका मतलब क्या मिला आपको, डी डैश डिवाइड्स डी, तो डी क्या हो गया, GCD। हाँ, हेंस डी डैश इज ए GCD। इसका मतलब कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन लेते हैं तो उसमें GCD हमेशा मिलता है, और चूँकि Z जो है GCD है, इसीलिए प्राइमरी लेवल से आप लोगों को GCD कैलकुलेट कराना सिखाया जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने GCD बताया उसी तरह से LCM भी एग्जिस्ट करता है। आप लोग बुक पलटेंगे तो मिल जाएगा, मैं अब उसको नहीं डिस्कस करना चाहता, अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये बातें कुछ समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए, हमको बताना है गॉस लेमा, तो गॉस लेमा को बताने से पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं, छोटी छोटी बातें पहले कर लें, तब फिर उसके बाद जो है डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि बिना पॉलिनोमियल रिंग के बात किए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल रिंग की बात कर लें, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम प्रूव करना है। गॉस थ्योरम ये सर्ट करता है कि इफ R इज UFD देन Rx इज UFD। अगर R UFD है तो Rx UFD होगा। और इंडीड जो है एक तरह से कहा जाए, एक मिनट, अगर हम बात करें इसकी तो एक बड़ा रिजल्ट जिसको कहें कि इन जनरल जब Rx को UFD कह दिया तो आप इसको जनरलाइज करिए इस आइडिया को। इन जनरल अलग अलग इंडिटरमिनेट ले लीजिए, x1 पैरामीटर्स ले लीजिए, x1 x2 xn, तो यह भी UFD हो जाएगा। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, तो हमारा फैक्ट होगा कि हम इसको प्रूव करने के लिए इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि R UFD है तो Rx भी UFD होगा, है ना। तो और कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है, अगर Rx UFD है तो Rx इज UFD, ये बहुत तुरंत फॉलो हो जाता है, इम्प्लाइज R इज UFD। इट मीन्स आपको क्या मिला, हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि R इज UFD इफ एंड ओनली इफ Rx इज UFD। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम बेसिक्स पे आएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे पॉलिनोमियल रिंग का, क्योंकि बिना पॉलिनोमियल रिंग के आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में हमको फील्ड थ्योरी पढ़ना है, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। और हाँ, तो हम बात कर लें, एक मिनट, हाँ, पॉलिनोमियल रिंग की, पॉलिनोमियल रिंग की। तो इसको शुरू करने से पहले हमारा जो गोल होगा, हम एक कॉम्यूटेटिव रिंग लेकर के चलेंगे। लेट R बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। यूनिटी लेकर के चल सकते हैं, नहीं लेकर के चल सकते हैं, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम लोग लेकर के बात करेंगे।
तो लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। तो हम एक सेट बनाते हैं, डिफाइन आर एक्स एज बिलो, आर एक्स एज बिलो। हमने एक इनडिटर्मिनेट लिया x और हमने एक फार्मल कम्बिनेशन बनाया। इसमें किस तरह से कम्बिनेशन बनाया, a0 प्लस a1x प्लस डट 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 an x पावर n। देखिए यहाँ पे सिर्फ फाइनाइटली मेनी टर्म्स अपीयर हैं, है ना, ए आई बिलोंग्स टू आर। हम इस तरह से इसको डिफाइन किए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे ये जो n है जरा देखिए n क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x पावर n। तो a0 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, a0 इंटू एक्स पावर 0। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो क्या हैं, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? Yes, sir. Whole numbers. होल नंबर है, पाई, है ना। तो ये एक कलेक्शन लिया, इसको ये जो एक्सप्रेशन है, फार्मल एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग पॉलिनॉमियल इन एक्स बोलते हैं, पॉलिनॉमियल इन एक्स, ठीक ना। तो मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, दैट एन एक्सप्रेशन, अगर पॉलिनॉमियल की बात करें, एन एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस डट 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 an x पावर n, where ai is belongs to r is called a polynomial in x, polynomial in x ओवर कोफिशिएंट्स देखिए रिंग के एलिमेंट हैं तो कहते हैं ओवर रिंग आर, ठीक है। इसी को कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एन एक्सप्रेशन, कुछ लोग फाइनाइटली मेनी लिख देते हैं तो फाइनाइट की बात नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं a0 x पावर 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डट 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 an x पावर n। ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप लिख देते हैं, है ना। इसको कहते हैं इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल इन x ओवर r if ai is in r एंड इसमें से सिर्फ फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो हैं, बाकी जो टर्म्स हैं सब जीरो हैं, वनली फाइनाइटली मेनी ai's आर नॉन जीरो। मेरी बात कुछ समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो अगर इस बात को आप फॉलो Yes, करो sir. तो Yes, जरा sir. जैसे आप ये देखो, अगर r की जगह रिंग ऑफ इंटीजर्स ले लें तो 1 प्लस 2x ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? है। लेकिन 1 प्लस 1 माइनस 2x पावर माइनस 1 ले लें तब नहीं होगा। सबको क्लियर है? नो सर, नहीं होगा। हाँ, तो नहीं यस होगा। सर। जैसे आप लेते हो e पावर x क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डट 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 प्लस x पावर n बाई फैक्टोरियल n प्लस डट 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 डट। यह पॉलिनॉमियल है कि नहीं? सेकंड से कंपेयर करो। यस सर। ये पॉलिनॉमियल है। यस सर। और कोई बताओ? यस सर, पॉलिनॉमियल है। सभी लोगों का यस है कि नो भी है किसी का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर, पॉलिनॉमियल होगा। अच्छा देखो इसमें क्या कंडीशन है, पॉलिनॉमियल कब होगा? जब फाइनाइटली ए होंगे तो। हाँ
तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स पावर एन का 1/फैक्टोरियल एन है, ये कभी जीरो होगा क्या? फाइनाइट नहीं है सर, फाइनाइट होगा तब। क्यों भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें जितने कोफिशिएंट है क्या सिर्फ फाइनाइटली में नहीं नॉन जीरो हैं कि सारे नॉन जीरो हैं, सारे कोफिशिएंट? सारे नॉन जीरो हैं सर। तब तो हम तो कहे कि जब सिर्फ फाइनाइटली में नहीं नॉन जीरो होंगे तब ना पॉलिनोमियल कहेंगे आप लोग। तो यहाँ तो ऐसी यस बात सर। नहीं है। तब बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपेंशंस तो हम पढ़ते हैं। इस तरह का मैंने टीजीटी पीजीटी के उसमें एक्सपर्ट बन के जब मैं गया था तो मैंने पूछा था, पता चला कि सब कह रहे हैं पॉलिनोमियल है। तो सोचो ये ब्लंडर है ना। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को एक इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है कि ओनली फाइनाइटली मेनी कोफिशिएंट्स आर नॉन जीरो। ठीक है, आगे बढ़ें। तो पॉलिनोमियल आप लोग जान नहीं गए, पॉलिनोमियल जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं। अगर एक पॉलिनोमियल एफ एक्स, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा और आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। जी एक्स, दो पॉलिनोमियल अगर आप ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो कि अगर एक में पावर 2 है दूसरे में 3 है तो आप उसको उस पावर तक लिख जा सकते हो। b1x प्लस bm x पावर m। तो अगर m लेस देन n है तो इसी को क्या लिख सकते हो, प्लस 0x पावर m प्लस 1 प्लस डॉट 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 0x पावर m प्लस, लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये कोई इशू नहीं है अगर हम दोनों पॉलिनोमियल्स का पावर सेम ले लें। तो जोड़ते कैसे हैं, करिस्पॉन्डिंग टर्म्स को। अगर दो पॉलिनोमियल्स इनको जोड़ना है तो करिस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ देंगे। a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1x प्लस, पॉलिनोमियल का जोड़ सबको पता है ना भाई, an प्लस 0 x पावर n। यस सर। तो अब पॉलिनोमियल का गुणा कैसे करते हैं? अगर आप एक पॉलिनोमियल ले लीजिए a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x पावर n, दूसरा पॉलिनोमियल ले लीजिए gx इक्वल टू b0 प्लस b1x प्लस डॉट 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 bm x पावर m। तो जब आप गुणा करते हो, जरा सा अच्छा बताओ आप लोग, 1 प्लस एक्स गुणे 2 प्लस एक्स स्क्वायर करो तो क्या होता है? 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है प्लस 1 इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ है, बोलो। 1 1 यहाँ पे x का कोफिशिएंट है? नो सर, एक्स स्क्वायर का है। फिर अच्छा। फिर फिर अच्छा। फिर फिर क्या हुआ, फिर जरा से देखो, 1 इंटू 1 का यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 1 यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर एक्स इंटू यहाँ पे 0 है तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू, अब एक्स स्क्वायर और कहाँ से मिलेगा भाई, और कहीं से मिलेगा? यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है पहले वाले में? 0। 0 इंटू 1। तो इंडीड अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स हम कर रहे हैं तो ये जो एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है इंटू जी एक्स, ये जो पॉलिनोमियल है, अगर हम इसको लिखें c0 प्लस c1x प्लस डॉट 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 c m प्लस n x पावर m प्लस n, तो ये जो c0 होता है क्या होता है, दोनों के कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मीन्स A0 B0। b0, और c1 क्या होगा, a0 b1 प्लस b0 a1 है ना, A0 B1 प्लस यस b0 a1। तो देखो इंडेक्स का सम क्या है, इंडेक्स का सम 1 है ना।
तो इन जनरल अगर हम कहें कि सी आर क्या होगा, तो समेशन ए आई बी जे और आई इक्वल टू 0 टू आर, जे इक्वल टू 0 टू आर, और आई प्लस जे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, है ना। रफली अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे सोचो, A0 बी आर प्लस A1 बी आर माइनस 1 प्लस गुणा करके देख लो आप लोग, है ना, AR B0, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें अगर हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल A0 प्लस A1x प्लस डट 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 डट, अगर यह पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे इसकी डिग्री n है, इफ ये जो है, जो लास्ट टर्म कोफिशिएंट है नॉन जीरो हो जाएगा, जीरो ना हो। और इसको क्या बोलते हैं, इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट और कोफिशिएंट। और ये जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म, ठीक ना। तो अब अगर कोई कांस्टेंट ले लें, डिग्री आप यहाँ पे ध्यान रखो, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ पे नोट करके रखिए, नोट दैट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिफाइन होता है, इज नॉट डिफाइन। खुद सोचिए, डिग्री हम कब कहते हैं, डिग्री हम उसको रखेंगे जिसके लिए कि वो कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो ना हो। तो जीरो पॉलिनोमियल को तो जब भी आप लिखोगे 0 प्लस 0 एक्स प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस डट 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 0, इसमें जितने भी कोफिशिएंट होंगे सब क्या आएंगे, जीरो होंगे। तो नॉन जीरो रहेगा तब ना हम कहेंगे कि जिस टर्म के लिए वो कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा उस टर्म का जो पावर है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, है ना। तो अच्छा, अगर कांस्टेंट टर्म ले लें, लेट C belongs to R and C is not equal to 0, तो C is not equal to 0, तो C को क्या लिख सकते हो आप लोग, C इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हो, x पावर 0 है कि नहीं। इसका मतलब डिग्री ऑफ C ये क्या हो गया, 0 तो डिग्री ऑफ ये जो R के एलिमेंट है ना, इन सबको हम पॉलिनोमियल में कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे और फ्रिक्वेंटली हम C इंटू एक्स 0 लिखने के बजाय C ही ट्रीट करेंगे। और यहाँ से आप लोगों ने पाया कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज क्या, 0। अच्छा, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, ये आप लोग चेक करिएगा। लेट R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, देन ये जो RX है यह भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। इसको आप लोग जरूर प्रूव करिएगा, ठीक है, करेंगे ना प्रूफ आप लोग। और दूसरा, इफ R इज यूनिटी, R इज एन इंटीग्रल डोमेन, then Rx is also an इंटीग्रल डोमेन। मैं एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। गैलियन की बुक आप सब लोगों के पास होगी, मटेरियल मैंने भेजा था, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। Rx इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये एक्सरसाइज आप लोग करना, फॉलो कर लेना। गैलियन या कोई एक बुक फॉलो कर लो, गैलियन, R लाल की बुक या
आप इनको भी फॉलो कर सकते हो, माइकल आर्टिन। तो हर बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो हम 5-10 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ ओवर तो नहीं ना हुआ? नो सर। हाँ, नो सर। गैलियन में ये जो है थ्योरम 18.1 करके है, पॉलिनोमियल रिंग का जो चैप्टर 18 है। और ख़ास बातें जो है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ होता है। अब पहले बिना डिवीजन एल्गोरिथम के हम कुछ कर नहीं सकते। तो फ्रिक्वेंटली हम क्या करके चल रहे हैं कि अब जब आर इंटीग्रल डोमेन है तो अब इसी बात को यूज कर लें। तो अगर हम कहें कि लेट एफ बी ए फील्ड, तो हर फील्ड तो कम्यूटेटिव रिंग होता है ना, यस सर। और इंडीड जो है वो इंटीग्रल डोमेन भी होता है। तो एफ एक्स क्या होगा? एक इंटीग्रल डोमेन। हाँ, तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हम कम्यूटेटिव रिंग वाली बात तो हम कहते हैं डायरेक्ट ये फॉलो हो जाता है। और इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना रहता है तो हमें क्या दिखाना होगा कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। तो दो पॉलिनोमियल आप ले लो, a0 + a1x प्लस डट 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 an x पावर n, जहाँ पे an जीरो नहीं है। और दूसरा पॉलिनोमियल ले लो b0 + b1x प्लस डट 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 bm x पावर m bm जीरो नहीं है। तो जब भी आप गुणा करोगे तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसमें x पावर n प्लस m का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? an इंटू bm होगा ना? नहीं समझ पाया? यस सर। और an जीरो नहीं है, bm जीरो नहीं है, तो क्या an गुणे bm जीरो होगा? नहीं। तो इसका मतलब जब यह जीरो नहीं हुआ तो एक टर्म तो जो टर्म आएगा इस प्रोडक्ट में, एक टर्म तो आएगा ना, an bm x पावर n प्लस m, तब तो यह टर्म जो है रहेगा। अच्छा, इन सब को हम ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं इन सबको हम टर्म्स बोलते हैं। ये तो प्राइमरी हाई स्कूल लेवल पे आप लोगों ने जूनियर लेवल पे पढ़ा होगा, है ना? इन सबको हम टर्म्स बोलते हैं। तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये फॉलो होता है कि अगर एफ फील्ड है तो एफ एक्स इंटीग्रल डोमेन होगा। तो ये एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज आप लोग जो है ज़रूर करिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट कर दूं, डिवीजन एल्गोरिथम इंटरेस्टिंग प्रूफ है, पूछा जाए ना पूछा जाए अलग बात है, लेकिन इसको बहुत जानना चाहिए। अगर लेट एफ एक्स बी है फील्ड, बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, सेटिंग है। तो थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, आज छोटा है, अगर नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। लेट एफ एक्स बी ए फील्ड एंड एफ एक्स, ये 2 पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, और जहाँ पे एक मान लीजिए कि ये जीरो नहीं है, तो क्या मिलता है कि देयर एग्जिस्ट, मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में हमने इसको यूज किया है कि 2 पॉलिनोमियल्स ऐसे मिलेंगे, इसमें एक को कोसेंट कहेंगे, दूसरे को रिमाइंडर कहेंगे, सच दैट कि एफ एक्स में जी एक्स का भाग देंगे तो क्यू एक्स कोसेंट होगा और आर एक्स रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर की खास बात क्या होती है, कोई बताएगा? सर वो 0 होगा या फिर उसकी डिग्री, डिग्री जो है हाँ, जिससे भाग दे लेस रहे हैं, देन उससे छोटा होगा। हाँ, वेरी गुड बेटा। जी एक्स तो से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना भूल गया, मैंने डिग्री की डिफिनीशन दिया, एक मिनट, मैंने डिग्री की बात किया तो मैंने प्रोडक्ट लेकर के दिखाया भी, आप लोग ज़रा से इसको देखिएगा ज़रूर। 2 पॉलिनोमियल का गुणा करिए और उनकी उस प्रोडक्ट की डिग्री है और दोनों की डिग्री में क्या रिलेशन होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो जो डिग्री आएगी वो दोनों की डिग्री का ऐड कर। सम होगा। तो ज़रा आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, है ना, और याद रखिएगा ये रिजल्ट। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है,
आप लोग पलटिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा एक दो और बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनको मैं बताऊंगा। तो एक बड़ा रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा कि ये जो एफ है यह एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ना। ये फ्रिक्वेंटली आप पूछा जाता है आप लोगों से कि अगर एफ फील्ड है तो एफ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। तो इसमें ये डिवीजन एल्गोरिथम यूज होगा, है ना। यहीं से आप लोग फैक्टर थ्योरम की भी बात कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम की बात कर सकते हो। एक मिनट में अगर आप लोग ये देखोगे, अगर आप लोग इसको देख लिए तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि ए अगर आप कोई फील्ड का एलिमेंट ले लिए और एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम एक्स माइनस ए से एफ एक्स में भाग दोगे तो क्या मिलेगा बताइए। कुछ कोसेंट मिलेगा और क्या मिलेगा, रिमाइंडर रिमाइंडर मिलेगा ना, जहाँ पे या तो यह जीरो होगा या डिग्री आर या डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस लेस देन देन डिग्री या जिससे भाग दे रहे हैं। एक्स माइनस अच्छा, ये एक्स माइनस ए की डिग्री कितनी होती है बेटा? व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, पॉलिनॉमियल एक्स माइनस ए? कोई बता दो, अरे छोटी बात पूछ रहा हूँ। वन वन होगा ना। तो अच्छा, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम से ऐसा मिलेगा ना। तो यस सर। एक्स को ए से रिप्लेस करो दोनों तरफ तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए। बताइए क्या मिलेगा। आर ए बराबर एफ ए, यही नहीं मिलेगा। डिग्री आर एक्स क्या है, वन से छोटी है तो वन से छोटी है तो आर एक्स की डिग्री क्या होगी? जीरो। तो मतलब कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स कुछ भी रखोगे उस तो बदलेगा नहीं ना। तो चाहे आर ए कहो चाहे आर एक्स कहो, अगर कांस्टेंट है तो एक्स को बदलने तो वैल्यू नहीं ना बदलेगी। तो आर एक्स आर ए ही होगा और आपने देखा कि वह एफ ए हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, इसका मतलब अब ए वैल्यू यहाँ रख दो। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो एफ ऑफ ए क्या होगा? रिमाइंडर होगा। और अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर जीरो हो जाए तो एक्स माइनस ए को क्या बोलोगे आप लोग? तो उससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल हो जाएगा तो फैक्टर बोलोगे ना। यस सर। तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर क्या हो? जीरो। तो इसका मतलब एफ ए जीरो हो। तो हाई स्कूल में आप लोग फैक्टराइजेशन करते समय आप लोगों ने इसको यूज किया है कि नहीं? आप लोग क्या करते थे, एक्स की वैल्यूज लेते थे और रख करके देखते थे किस पे जीरो हो रहा है। जैसे ही पता चल गया तो आप कहे कि एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। तो इस तरह से किया करते थे। तो ये बातें आप लोग दोहरा लीजिएगा। तो हम इसको पलट लेंगे ना, आप लोग प्रॉमिस करेंगे आप लोग। डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा देख लीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ताकि हम छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, प्रूफ है, सेटिंग है। आप लोग पीजी स्टूडेंट हो तो उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ कि आप लोग इसको पलटोगे। पलट लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे कि एफ एक्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन।